नमस्कार। बहुजन संवाद के सोमवार को प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम सप्ताह की बात में आपका स्वागत है। हर सप्ताह हम सोमवार को प्रस्तुत करते हैं सप्ताह की बात कार्यक्रम, जिसमें पूरे सप्ताह की देश और दुनिया की घटनाओं पर खबरों पर विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं देश भर के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, जो अपने अपने तरीके से खबरों का विश्लेषण करते हैं। उन खबरों का क्या असर होगा, किस तरह से देश की जनता पर वो प्रभाव डालेगी और उसका आखिर तोड़ क्या होगा, इन सवालों और बवालों पर चर्चा करने के लिए आज भी हम हाजिर हैं। पिछला सप्ताह कई घटनाओं के लिए जाना जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी घटना है कांग्रेस पार्टी। जो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के 2 चरण शुरू हो गए हैं। एक चरण के नामांकन पूरे हो गए हैं और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसी बीच आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नोटिस दिया है 3,500 करोड़ की वसूली का। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का काम सरकार के इशारे पर किया गया है, नोटिस दिया गया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को इस मामले में राहत दी है कि चुनाव तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में 31 तारीख को बड़ी रैली की है, जिसके अंदर देश भर के विपक्ष को एकजुट कर संदेश देने का काम किया गया है। अरविंद केजरीवाल, जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल भेज दिया गया है और 15 अप्रैल तक उन्हें तिहाड़ जेल में रहने का मौका दिया गया, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह की अन्य कई घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार डॉक्टर सलीम खान, जो मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपनी लेखनी से भी तमाम मुद्दों को छूते हैं और बहुजन संवाद में भी विश्लेषण करते हैं अपने तरीके से। इंदौर के पत्रकार जुड़े हैं, सुभाष रानडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जुड़े हैं हमारे साथ, जो बहुजन संवाद के विश्लेषक हैं, बहुजन संवाद पर रोज कार्यक्रम पेश करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधायक, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम, एडवोकेट आराधना भार्गव, जो किसान संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष हैं, वे भी जुड़ेगी छिंदवाड़ा से। इसी के साथ असीत कुमार सिंह जी कानपुर से जुड़ेंगे। एडवोकेट शकील अहमद मुंबई से जुड़ेंगे, जो पत्रकार हैं और जनता का आईना अखबार निकालते हैं। साथ ही राजस्थान से डेमोक्रेटिक भारत के संस्थापक संपादक डॉक्टर महेश वर्मा भी जुड़ेंगे। हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। तमाम मुद्दे हैं हमारे पास। चुनावी माहौल चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग भी एक्शन में है और 2 नेताओं के ऊपर, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक कांग्रेस के नेता, दोनों के ऊपर चुनाव आयोग का डंडा चला है। इसलिए डंडा चला है कि एक ने ममता बनर्जी के ऊपर आक्षेप लगाए थे, अभद्र टिप्पणी की थी, तो दूसरे ने फिल्म अभिनेत्री, जिसको मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, उसके ऊपर टिप्पणी की थी। इन दोनों के ऊपर भी चुनाव आयोग का डंडा चला है, उन्होंने नोटिस दिया है। इसी के साथ अन्य कई खबरें हैं। मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुंबई के डॉक्टर सलीम खान से चाहूंगा कि वे पिछले सप्ताह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं और इनका क्या असर होगा, अपना विश्लेषण करें। डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी घटना है वो फिर एक बार केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला है। पिछले हफ्ते केजरीवाल ने एक ऐसा काम किया
जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। उन्होंने अपने वकील के बजाय खुद ही अपनी पैरवी की और ये पैरवी 39 मिनट तक चली। ये जो पैरवी की है अरविंद केजरीवाल ने अपनी, इसकी दो जो है वो बेसिक वजह है, दो कारण है। पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पढ़े लिखे आदमी है और उनकी आपने वो भाषण सुना होगा, चौथी पास राजा वाली। तो उन्होंने अपनी पैरवी करके ये बता दिया कि एक पढ़ा लिखा मंत्री और एक अनपढ़ मंत्री, उसमें कैसा फर्क होता है। वो बेचारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरता है और ये जो है वो अदालत में अपनी पैरवी करता है। अपनी पैरवी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी बात कही, देखिए आमतौर से अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो कहता है कि भाई ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ये भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया। ये अजीब और गरीब बात कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो शुरू होता है जो है वो इससे, ईडी से, और ईडी के बाद फिर उन्होंने बहुत सा उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि देखो 55 पेजेस की जो है वो ईडी ने दाखिल किए हैं, ईडी ने और सीबीआई ने मिलके 30,000 और 25,000, और इन 55,000 पेजेस में मेरा नाम जो है वो 4 जगह आता है और ऐसी ऐसी जगह आता है कि मैं घर पे जो है वो एक फाइल एक साहब ने मनीष सिसोदिया को दे दी, उस वक्त वो मौजूद थे इसलिए उनको जेल में डाल देना चाहिए। और भी 3-4 उदाहरण उन्होंने इसी तरह के दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सरकार कितने कमजोर आधार पर जो है वो कर रही है कि एक आरोपी को वकील की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है वो अपने अपने खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जो है वो बखिया उधेड़ देता है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैं जो है वो आपसे ये नहीं कहता कि मुझको कस्टडी में ना रखा जाए, मैं कस्टडी से से छुटकारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो उसमें ट्रेल साबित हो रहा है और इनके खजाने में पैसा गया है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो किसी आरोपी का ये कहना कि मैं जो है वो छुटकारा नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि वो ये महसूस कर रहा है कि जेल में रहने से उसका फायदा ज्यादा है और बाहर जाने से कम है। ये बहुत ही क्लियर बात है, क्योंकि वो बाहर रह के सरकार चलाते हैं, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक 3 अध्यादेश निकाले। अब देखिए एक भी अध्यादेश में जो है वो किसी उद्योगपति के लिए कोई ठेका नहीं दिया गया। पहला वाला पानी के लिए था कि टैंकर दो, दूसरा वाला जो है वो दवाइयों के लिए था, तो तीसरा वाला जो है वो स्कूल की फीस के लिए था कि स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूल जो है वो नहीं बढ़ा सकते बगैर परमिशन के। तो केजरीवाल जेल में बैठ के ऐसे इश्यूज पे बात कर रहे हैं जो जनता के इश्यूज हैं, हर परिवार से उसका ताल्लुक है। अच्छा, लोग इससे भी परेशान हैं कि उनके पास ना मोबाइल है ना उनके पास कंप्यूटर है, तो वो ये अध्यादेश कैसे जारी कर रहे हैं। तो उसका कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने जाने से पहले तैयारी कर दी थी कि इतने इतने टाइम से एक दिन ये आएगा, दूसरे दिन तीसरा आएगा, तीसरे दिन। अब यही अध्यादेश अगर केजरीवाल बाहर रह के निकालते तो गोदी मीडिया उसको इग्नोर कर देता, नजरअंदाज कर देता, लेकिन चूंकि जेल से आ रहे हैं तो इसलिए एक अजीब बात है कि जेल से अध्यादेश आ रहा है और वो जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो गोदी मीडिया भी उसको दिखाने पे मजबूर है। अब आप देखिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक प्रोग्राम में कह दिया कि जेल से वो सरकार नहीं चला सकते, सक्सेना साहब ने कहा। तो जब केजरीवाल जा रहे थे जेल सुनवाई के लिए, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने कहा अरे भाई ये लोग तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोर्ट ने, अब बीजेपी की इतनी हालत खराब है कि वो कोर्ट में जाके ये कहना नहीं चाहती
कि ये जेल से सरकार नहीं चला सकता, या उनकी सरकार को जो है वो भंग करना नहीं चाहते, इसलिए कि उससे उनके सहानुभूति और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक वकील को खड़ा कर दिया पीआईएल लेके कि भाई वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये तो जो है वो प्रशासन का काम है कि वो ये देखे कि उससे क्या खलल हो रहा है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कोर्ट से नहीं चला सकते जब तक साबित ना हो। तो एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई जेल से सरकार चल सकती है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन को यह लगता है कि उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है तो प्रशासन एक्शन ले, हमको जो है वो इस राजनीति में नहीं घसीटे। तो आप देखिए ये अजीबोगरीब सिचुएशन में बीजेपी ने अपने आप को केजरीवाल के मामले में फंसा दिया। अब ये जो केजरीवाल का अंदर रहना और बाहर रहना, ये उनके लिए कितना फायदेमंद है और बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह है, इसका हमको जो है वो कल वो देखने को मिला। कल जो है 2 रैलियां हुई, एक रैली दिल्ली में थी और दूसरी रैली जो है वो मेरठ में थी। तो जो मेरठ वाली रैली है प्रधानमंत्री की रैली, तो उनका तो बड़ा तामझाम होता है। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि भाई चौधरी चरण सिंह को और लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा। तो कल जो है उन्होंने वो घोषणा करने के बाद जयंत चौधरी को साथ में ले लिया। अब कल उसको देने का समय था। पहले उनको देने से पहले चौधरी चरण सिंह को बहरहाल वो संघ को खुश करने के लिए आडवाणी के पास चले गए। वो इतनी खराब बात हुई कि 2 कुर्सियों पे जो है वो आडवाणी साहब बैठे हुए हैं एक पे, और एक पे जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं, और जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जिनको के वो देना है वो खड़ी हुई है। तो ये कितनी अपमानजनक बात है। और ये फोटो अगर आ भी गई थी तो उसको जो है वो मीडिया में आने से मोदी जी रोक सकते थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस फोटो को चलवाया, यानी ये दिखाया कि भाई मेरे नजदीक ये जो राष्ट्रपति है इसकी कोई महत्व नहीं है। मैं आराम से बैठूंगा, आडवाणी जी आराम से बैठेंगे और वो राष्ट्रपति जो है वो खड़ी रहेगी। तो ये इनका एरोगेंस है, इनका घमंड है। उसके बाद ये गए मेरठ। मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में ये जो है सारे लोगों के सामने से गुजरे, सारे लीडरों को किसी के सामने हाथ जोड़ा, किसी से हाथ मिलाया, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा तक नहीं। वो वीडियो चल रही है, लोग देख रहे हैं कि योगी जी मुंह लटका के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं और प्रधानमंत्री उनकी तरफ देख नहीं रहे। इवन जब वो हल लाया गया तो पता चला सारे लीडर वो हल को पकड़ रहे हैं और जयंत चौधरी उधर पीछे खड़े। बाद में बालियान ने कहा कि भाई तुम भी आओ, तुम भी हाथ लगाओ, तो वो आके कोने में ऐसा हाथ लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मेरठ की रैली से जो फायदा ये उठाना चाहते थे, जो लोग जयंत चौधरी के वहां आए थे, जिनको मोदी जी करीब करना चाहते थे, या जो योगी आदित्यनाथ जिनको जोड़ जाड़ के लाए थे, उन लोगों पे ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये जो इनका घमंड है, उसका क्या असर पड़ा होगा? क्या आरएलडी वाले खुश होके गए होंगे कि हाँ साहब हमारे लीडर ने बहुत अच्छा फैसला किया इनके साथ जाने का, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है। और आप देखिए कल वो रैली हुई और आज सुबह ये खबर आ गई कि उसके जो उपाध्यक्ष हैं शाही सिद्दीकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं रहना है, ये लोग अपमान करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ अपमानित होके नहीं रह सकते। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि एक चुनावी रैली से जिससे आप लोगों को करीब करना चाहते थे, उसमें जो है वो आपने लोगों को दूर कर दिया, लोगों को अपमानित किया। इसके मुकाबले आप देखिए दूसरी रैली हुई है दिल्ली में। दिल्ली में पूरा विपक्ष एक साथ था, सबकी एक बोली थी, और किसी ने इनको रावण कहा, किसी ने इनको कंस कहा। वो तो देखने जैसी रैली है। पब्लिक का जोश देखिए। वहां पे मेरठ में जिनको आप पैसे दे के लाए थे उनके अंदर कोई जोश ही नहीं, और यहां देखिए कि किस तरह से नौजवानों में जोश था। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा फर्क है
जो आज की जो उसमें हो रहा है। और आज के दिन केजरीवाल की जो है वो पेश हुए, तो ईडी ने ये कहा कि हमको जो है इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने ये कहा कि भाई अब इसकी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आज जो है वो उनकी जमानत की एप्लीकेशन लगती तो हो सकता है उनके हक में फैसला हो सकता था, या हो सकता है चूंकि मनीष सिसोदिया वगैरह का, संजय सिंह का नहीं हुआ है तो शायद उनको भी नहीं मिलता। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि एक ही केस में उन दोनों को भी पकड़ा गया है, इसलिए उनकी भी रिहाई का रास्ता खुल जाएगा। तो ये केजरीवाल के बारे में कुछ बातें थी। दिल्ली रैली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो महिला शक्ति की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। वहाँ पर जो है वो सुनीता केजरीवाल थी, कविता सोरेन थी और प्रियंका थी, सोनिया थी, तो महिला शक्ति क्या है वो तो वहाँ पता चला। और भारत की महिलाओं को ये भी समझ में आ गया कि ये सरकार किस तरह से जो है उनपे अत्याचार कर रही है। तो और हमारे उद्धव ठाकरे ने ये कहा भी कि हमारी बहनें परेशान हैं, तो भाई जो है वो किस तरह से चैन से बैठ सकते हैं। तो एक बहुत आप एक वो देखें, पटना की कामयाब रैली हुई, उसके बाद बम्बई की कामयाब रैली हुई, उसके बाद दिल्ली की कामयाब रैली हुई। और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें बीजेपी का कोई ना कोई हिस्सा है। बीजेपी जो है वो कोई ना कोई ऐसी गलतियां करती है कि आपने नीतीश को तोड़ लिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया, ताकि लोगों के अंदर जो है ये जिज्ञासा पैदा हो आए। तो बीजेपी आज की तारीख में अपने दुश्मन का भला कर रही है। एक दो और घटनाएं हैं जिसके बारे में मैं 2 मिनट बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। एक घटना है संजीव भट्ट की। संजीव भट्ट जो है वो उनको अभी इस हफ्ते 20 साल की सजा दी। पहले उनके ऊपर उम्र कैद की सजा है। 20 साल की सजा ये दी गई कि उन्होंने चंद ग्राम जो है वो अफीम किसी वकील की जेब में डाल दिए थे, ऐसा ये आरोप है उनके ऊपर। आपको पता होगा 30,000 करोड़ की जो है वो हीरोइन पकड़ी गई अडानी के पोर्ट पे, तो किसी का बाल भी का नहीं हुआ। और चंद ग्राम की वजह से संजीव भट्ट को जो उम्र कैद की सजा गुजार रहे हैं और 20 साल की सजा गुजरात के कोर्ट ने दे दी, और 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। और अगर जुर्माना नहीं अदा करें तो फिर हर 1,000 के ऊपर कितने महीने की जेल जो है वो। तो गुजरात का जो आदर्श गुजरात का मॉडल है उसमें किस तरह से उन लोगों को जो कि अपनी जिंदा ज़मीर रखते हैं, जो कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे बात करते हैं, उनको किस तरह से सताया जा रहा है, इसका भी एक उदाहरण इस हफ्ते जो है वो हमको देखने को मिला। इसी तरह से मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ जेल में। सरकार का कहना है कि साहब उनको हार्ट अटैक हो गया और उनके परिवारगण ये कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद भी जो है वो ये बात कही थी कि मुझको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जी। तो ये घटना हो गई। अब सरकार ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और उसकी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो जानते हैं, लेकिन जो भी निकले, उस जब उनको लाया गया अपने शहर में, तो आप ये देखें कि पूरा शहर उमड़ पड़ा। आपने वीडियो देखी होगी, हजारों लोग। उनको कोई लाने वाला नहीं था, वो किराए पे नहीं आए थे। वो इसलिए आए थे कि उनके परिवार का एक इतिहास है। उनके दादा जो है वो 17 साल जेल में रहे हैं आजादी की जंग में, 2 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उनके नाना जो है वो मेजर है, उनको परमवीर चक्र मिला, उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान को। और फिर उनका एक इतिहास है जो उन लोगों ने वो अपने एरिया में लोगों की खिदमत की है। इसीलिए आप ये देखें कि अंबिका चौधरी गए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि वो गरीबों के मसीहा थे। और गरीबों के मसीहा थे तो वो तो दिख ही रहा था। वो लोग जिनकी ये जो जनरेशन आई थी उनको तो उन्होंने देखा भी नहीं 20 साल से जेल में, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली की जो है वो की गई थी इसलिए वो लोग आए। और हद तो ये है कि योगी के मंत्रिमंडल में मौजूद राजभर ने भी ये कहा कि वो जो है न केवल गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए खड़े होते थे, उनकी मदद करते थे, उनके जो जुल्म होता था तो उसके लिए लड़ते थे, बल्कि वो जो है वो एक इनकलाबी इंसान थे, एक क्रांतिकारी आदमी थे। तो एक तरफ जो है वो मोदी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री ये बोल रहा है,
और दूसरी तरफ ये लोगों को चुप लगी हुई है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको खराब करने के लिए इन्होंने डीएम का उपयोग किया, ये बहुत गलत बात है। और डीएम ने जाकर के वहाँ के जो सांसद हैं अफ़ज़ाल अंसारी, उनसे कहा कि आप लोग जो है वो सिर्फ़ परिवार के लोग जो है यहाँ जाइए, और यहाँ 144 लगा हुआ है और जो है वो आचार संहिता लगी हुई है। वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें अफ़ज़ाल अंसारी ये कहते हैं कि किसी की मिट्टी के लिए ये 144 का, फिर वो ये पूछती है कि आपने परमिशन लिया था क्या? आपने कभी सुना है कि किसी की मैयत के लिए जो है वो परमिशन लिया जाता है और उसके 144 से उसको रोका जाता है या उसका आचार संहिता से कोई संबंध होता है? और फिर वो ये कहती है कि कैमरा लगा हुआ है, हम मुकदमा करेंगे। अफ़ज़ाल अंसारी कहते हैं जाओ जो करना है करो। उससे एक बात ये भी समझ में आती है कि आप लोगों को डरा सकते हैं, डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लोग डर जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। अफ़ज़ाल अंसारी के सामने उसके भाई की लाश है और वो ये कह रहे हैं कि उनको ज़हर दिया गया। इसके बावजूद अफ़ज़ाल अंसारी ने जिस तरह से उस डीएम को जवाब दिया, उससे ये पता चलता है कि इनकी जो ये कोशिशें हैं लोगों को डराने, धमकाने की, ये कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। जो लोग नहीं डरते हैं, और यही दिल्ली के रैली में भी कहा गया कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो जो लड़ने वाले होते हैं और वो डरते नहीं हैं और ये दमनकारी चीज़ें जो है उन पर कोई असर नहीं डालती है। ये बात जो है वो मुख्तार अंसारी के जो आखिरी सफ़र में और मिट्टी के वक़्त भी जो है वो साबित हुई। इस तरह की अनेक घटनाएँ हुई, लेकिन ये अहम थी। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से देश उफान पर है और 31 तारीख की रैली की चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि 31 तारीख की रैली कैसी रही, कैसे तरह के हुए। लेकिन केजरीवाल ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है अपने अदालती बयान में, उन्होंने पूछा वकील से, ईडी के वकील से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरे ऊपर आरोप क्या है। ईडी जवाब देती है कि आपके खिलाफ एक आरोपी ने बयान दिया है कि आप शराब घोटाले में शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बयान देता हूं कि मैंने उन्हें 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह हालांकि अखबारों में साया नहीं हुआ, गोदी मीडिया में यह बयान साया नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से चोट की है अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर, वह काबिले तारीफ है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़े हुए हैं। चूंकि वो व्यस्त हैं, मैं सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहूंगा कि 31 तारीख की रैली और अन्य जिन खबरों पर वे घटनाओं पर चर्चा करना चाहते हैं, बताएं डॉक्टर सुनीलम। बहुत शुक्रिया मंत्री जी। मैं सबसे पहले तो जो सलीम साहब जो बोल रहे थे, वो मुझे लगता है कि इस देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप इस देश के अंदर जो सांसद बन करके आता है, लंबे समय तक जो सार्वजनिक जीवन के अंदर रहता है, आप उसको, अतीक अहमद जो है उनको आप सरेआम प्रेस के सामने आप पॉइंट ब्लैंक आप गोली मार देते हो, और उसके बाद में पूरा देश ये कहने लगता है कि अब मुख्तार अंसारी को ऐसे ही मार दिया जाएगा। वो बाकायदा कोर्ट के अंदर लिख करके देते हैं, वो बयान बोलते भी हैं, लिख कर भी देते हैं, उनका वकील भी बोलता है, सब परिवार के लोग भी बोलते हैं, और उसके बाद भी उन्हें स्लो पॉइजन दे करके मार दिया जाता है। जिंदा जो हैं वो अभी आपको मालूम है आजम खान है। आजम खान ने क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बना दी, और जो है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई कि उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ उसकी तुलना की जाने लगी, तो उनके ऊपर आपने देख लिया कि 123 मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए गए। जो व्यक्ति कभी चुनाव हारा नहीं है, जो कई बार कैबिनेट का मंत्री रह चुका है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस देश के अंदर हम तो पार्टी, हमारी तो पार्टी टिकट देगी ही नहीं। हम तो जो है विधायक और सांसद जो है अपनी पार्टी से बनने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी से अगर कोई बन करके आ जाएगा तो हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे, या हम उसको बाहर नहीं रहने देंगे, या तो मार डालेंगे या जेल के अंदर रखने का काम करेंगे। ये मैसेज है जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट देश के मुसलमानों को देने का काम कर रहा है।
ये मसला 3 लोगों का नहीं है, ये पूरे देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ मसला है। मुझे लगता है कि दर्शकों को और सभी लोगों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, किस तरीके से पूरी की पूरी एक बड़ी जमात को पूरी दुनिया के अंदर इंडोनेशिया के बाद में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। तो वो लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पहले क्योंकि मेरे को शकील साहब आ गए हैं, इसलिए मेरे को याद आ गया कि मतलब ऐसे ही कत्लेआम हुआ था, मुंबई में भी हुआ था, उसका एक शिनाख्त कमीशन भी बना था। उसके अंदर भी जो आरोपी थे, है ना? उनका भी कुछ नहीं हुआ था। इसी तरीके से आपको मालूम है पूरा का पूरा सिखों का दंगा हुआ था, उसके अंदर जो लोग थे, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक जो है कितना सुरक्षित रखा जाएगा और उसके साथ में कितना दोहरा व्यवहार किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसके ऊपर यहीं रुकता हूँ। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक रैली हुई थी, वो रैली जो है इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी रैली थी। हालाँकि भोपाल से रैली की बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती थी और अगर जब मध्य प्रदेश का चुनाव अनाउंस हुआ था, तब अगर भोपाल में अगर रैली हो जाती, तो मुझे लगता है कि इस समय देश के अंदर पूरा का पूरा जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष के अंदर एक वातावरण हो सकता था। खैर, पटना की बहुत बड़ी शानदार रैली हुई, उसके बाद में जो है मुंबई की रैली हुई और अब दिल्ली की रैली हुई। दिल्ली के रैली के अंदर खास बात ये थी कि ये जो 400 जो पार का जो मामला था, उसको उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से पंचर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार और वो इतना हिट हो गया एकदम लोगों के बीच में, उसने इतनी बढ़िया एक तरीके का रिस्पॉन्स पैदा करने का काम किया और फिर उसको आगे अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने भी बताया कि अगर भाई 400 जीतने वाले हो तो इतने ज़्यादा डरते क्यों हो, इतने ज़्यादा घबराते क्यों हो? और फिर उन्होंने तमाम सारी बातें गिनाई और उन्होंने कहा कि वो जो है अब 400 में हार, मतलब जो ये 400 पार है तो उसके अंदर 400 में हार की बात उन्होंने करने का काम किया। एक ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो नैरेटिव है इसको पंचर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 400 पार का। दूसरी बात जो है वो एक एकजुटता का बहुत बड़ा संदेश गया क्योंकि हमारे जैसे लोग जो है उनको भी समय निकालना बहुत कठिन होता है लेकिन इतने बड़े लीडर्स को किसी एक रैली में जाकर के शामिल होने के लिए समय निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है जबकि चुनाव शुरू हो चुका है। पहला चरण 19 तारीख को होने वाला है। इसके बावजूद भी लोगों की प्रायोरिटी में आया। तीसरी बात ये है कि सब लोगों ने जो मिसेस केजरीवाल हैं उनके साथ में या मिसेस हेमंत सोरेन हैं उनके साथ में या जो मिसेस संजय सिंह हैं उनके साथ में या मनीष या सत्येंद्र जैन हैं, इनके सबके जो परिवार की जो सफ़रर महिलाएँ हैं, इनके साथ में सब लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित करने का काम किया। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। नेता के बारे में बोल देते हैं, लेकिन उसके परिवार की कोई चिंता नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये भी एक ह्यूमन तौर पे और आपने देखा जिस तरीके से सोनिया गांधी आई और उनके साथ में बैठी और लगातार उनके साथ में वो बात करती है, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज देने का काम किया कि इंडिया गठबंधन एक जो है एक आपसी मानवीय रिश्तों के आधार पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो 2 लोग आए दोनों सांसद जो आए, उन्होंने बार-बार ये कहा कि हम ममता बनर्जी टीएमसी जो है इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। जो तमाम किस्म के लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे उनकी आशंका को उन्होंने निर्मूल करने का काम किया। दिल्ली के लोगों ने ये साफ बता दिया और मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। अभी तक इस बार की जो मेरी दिल्ली यात्रा थी उसमें ये बात सब लोगों ने लगभग बोली कि इस बार क्लीन स्वीप कर देगा। मतलब इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिल्ली के अंदर पूरी एक तरफ़ा सफलता मिलने वाली है और मुझे लगता है पहली बार होगा। मतलब जनता पार्टी के समय में हुआ था, अब ये इस तरीके की स्थिति बनी है और वो बहुत ही नया डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, वो बात है। अब ये इंडिया गठबंधन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो जो उनके बड़े कम्युनिकेटर्स हैं, मैंने 3 बातों को मैंने बहुत ध्यान से देखा। एक तो मैंने ये देखा कि जब राहुल गांधी आए,
जब अखिलेश यादव आए और जब तेजस्वी आए, तीनों लोग जब बोलने के लिए खड़े हुए तो जनता के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह था। ये एक तीनों की यूथ नई लीडरशिप है। अगर ये तीनों के बीच में एक किस्म की एक वेवलेंथ बनती है, जो कि बन रही है यूपी के अंदर, या कांग्रेस को 17 सीटें देना इसका अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और तेजस्वी ने जिस तरीके से पूरे के पूरे लेफ्ट को, सीपीआई को, सीपीएम को, सीपीआई एमएल को, कांग्रेस को और आरजेडी, मतलब जिस तरीके का एक बढ़िया अलायंस बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स एक खड़ी हो रही है और वो एक वैचारिक पॉलिटिक्स खड़ी हो रही है। तो हम लोग, जो लोग ये मानते थे कि पूंजीवाद का दौर है और उस पूंजीवाद के दौर के अंदर लेफ्ट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, समाजवाद का तो कुछ नामो निशान नहीं बचेगा, मुझे लगता है कि जो नई लीडरशिप देश के अंदर आ रही है, जिसके अंदर स्टालिन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सोशल जस्टिस और फेडरल इंडिया, ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आने वाला जो समय है, भले ही कितना दमन कर लें, भले ही कितनी सीटें जीत के आए, उसको भी पंचर कर दिया। राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया ईवीएम का जो फिक्सिंग की बात की कि हमारे खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों को तो पहले ही जेल के अंदर पहुंचा दिया, तो मैच ही पूरा के पूरा फिक्स हो गया। ईवीएम का जो सवाल है उसके अंदर का बिहार ने भुगता है, यूपी ने भुगता है, और अब अगर ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है तो फिर ईवीएम का मैनिपुलेशन भी बहुत मुश्किल जाएगा। और कहीं ना कहीं पर, हालांकि अभी तक चुनाव आयोग तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है कि मतलब जो वीवीपीएटी पैट की पर्चियां हैं उनकी गिनती की जानी चाहिए, लेकिन ये मुद्दा मुझे लगता है इन्होंने बनाने का काम किया है, तो एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और अब मुझे लगता है कि अब जब जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम जब अब खत्म हो गया है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के काम के खत्म के होने के बाद में अब बहुत अच्छा वातावरण जो है अब बनेगा। और मुझे लगता है कि इससे पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन को बहुत ऊर्जा मिलेगी। फिलहाल मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। शकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। मैं पहले सुभाष रानडे जो इंदौर के पत्रकार हैं उनसे जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। रोज नए नए लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी उम्मीद से यहाँ पर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि युवा हैं, ऊर्जावान हैं, कांग्रेस को बांध कर रखेंगे, लेकिन आज ही खबर आई है कि छिंदवाड़ा के जो मेयर थे, जो कमलनाथ के समर्थक माने जाते थे, वे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में थे। इसी तरह से अन्य कई घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हो रही है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा कि ईवीएम का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में, तो मध्य प्रदेश में ही ईवीएम के घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि राजगढ़ संसदीय सीट पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार हो जाए ताकि वहां बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि 400 यदि उम्मीदवार, 300 400 उम्मीदवार एक किसी निर्वाचन क्षेत्र में हो जाते हैं तो वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा सकता है, संभव नहीं है। तो सुभाष रानडे जी, आप क्या सोचते हैं, बताएं। आवाज नहीं आ रही, माइक चालू कर लीजिए आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, ये बात सही है। इसका कारण मध्य प्रदेश की लीडरशिप है। ये नई लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीतू पटवारी को कमान सौंपी वो एक चुनाव के बाद की प्रक्रिया थी, लेकिन कमलनाथ ने जो नाटक किया था उस नाटक की वजह से कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई। कमलनाथ जा रहे हैं कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ उसका खंडन नहीं कर रहे थे। कमलनाथ लगातार अपने समर्थकों को भी वहां भेज रहे थे, और अभी भी जो भगदड़ मची हुई है उसके अंदर मध्य प्रदेश में ज्यादातर कमलनाथ के जो समर्थक माने जाते थे, जो कमलनाथ के साथ माने जाते थे, वो लोग भाजपा में जा रहे हैं। देर सवेर कमलनाथ भी चले जाएंगे तो मुझे कोई आश्चर्य होगा नहीं, क्योंकि चुनाव के पहले से ही ये प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव के समय ही इंडिया की रैली करने से इनकार करने को लेकर और उनका रवैया बहुत संदिग्ध रहा है। मैंने पहले भी अपने विश्लेषण में बताया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण लाडली बहना और कमलनाथ दोनों थे। तो ये मध्य प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे में जो गड़बड़ हुई है
इसका ये तो अब कांग्रेस पार्टी को ही सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में फिर भी कुछ स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत बढ़िया ढंग से और खड़े हैं और वहां अच्छी टक्कर दे रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह अच्छे उम्मीदवार है। एक गुना में जो राव यादवेंद्र सिंह को खड़ा किया है, वो राव साहब बहुत शानदार उम्मीदवार है। और ये 3-4 सीटें जो है अगर कांग्रेस निकाल ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं मानता हूँ। एक निष्पक्ष रूप से चुनाव का विश्लेषण करने पर मध्य प्रदेश में इंडिया को यानी कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाहर का माहौल है, उस बाहर के माहौल का अगर असर मध्य प्रदेश पे पड़ता है तो मध्य प्रदेश में कुछ 2-3 सीटों के ऊपर और अच्छा संघर्ष हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं जो आज चर्चा करना चाहता था न्यायपालिका की, एक बहुत बड़ी साजिश इस चुनाव के बीच ही सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू कर दी है। अभी आपने खबर आई थी कि 600 वकीलों ने पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि न्यायालय के ऊपर एक विशिष्ट गुट दबाव पैदा कर रहा है। ये विशिष्ट गुट की तरफ जो उनका इशारा था वो कोई ऐसा गुट बना हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे वकील है बार में कि जो मानवाधिकारों के लिए, जो लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं और उनकी लड़ाई के मुद्दे बहुत तर्कपूर्ण होते हैं। और इसी तर्कपूर्ण मुद्दों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों में जो कुछ फैसले दिए हैं, 2-4 बहुत महत्वपूर्ण, जिसके अंदर सत्तारूढ़ पार्टी को करारा आघात लगा है, इस आघात से तिलमिलाकर अपने खास वकीलों को की फौज बनाकर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। इसकी अगुवाई कर रहे हैं हरीश साल्वे जो बीजेपी के और सरकार के वकील रहे हैं लगातार। हरीश साल्वे इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और इसकी अगर सूची देखें इन 600 वकीलों की, तो इसके अंदर आपको चुन कर भाजपा के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है ऐसे वकील भी मिलेंगे। और ये एक सुनियोजित साजिश, ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके मामले आने वाले हैं। सबसे बड़ा आघात लगा है सत्तारूढ़ पार्टी को, ये जो इलेक्टोरल फंड था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तिलमिलाई हुई है पार्टी। और इसीलिए ये किया जा रहा है ताकि पीएम केयर फंड पर कोई आंच ना है, जिसके अंदर इससे भी बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड है, जिसकी न तो कोई उत्तरदायित्व है न कुछ है। इसके अंदर किसने पैसा दिया है, कितना दिया है, ये सब जानने के लिए कोई हमारे पास जरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है ये, कभी इस मामले में भी अगर पोल खुल जाती है तो उस पर दबाव बनाने के लिए ये वकीलों का मुंह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे न्यायपालिका के अंदर राजनीतिक घुसपैठ का इतिहास बहुत पुराना है। और ये पहले भी जो सरकार थी भाजपा के पहले, जिससे हम लड़ते रहे थे पहले, उसने भी ये काम किया था। बहरुल इस्लाम तो एक ऐसे थे कि जो पहले सांसद थे सत्तारूढ़ दल के, उसके बाद में न्यायाधीश बनाए गए। ऐसे कई मिसालें हैं। अभी पश्चिम बंगाल में एक न्यायाधीश को इस्तीफा देने के दूसरे दिन टिकट दे दिया गया। तो ये न्यायालय के अंदर ये जो कांग्रेस ने किया था, वो अपनी वहां हरिनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे, उनको संसद का टिकट दिया। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने गांगुली को बनाया है। तो न्यायालय के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप की बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन अब ये जो हस्तक्षेप है ये बहुत खतरनाक है। और ये चाहते हैं कि न्यायपालिका भी प्रतिबद्ध न्यायपालिका रहे। ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये वकीलों का जो मुंह शुरू किया है, 600 वकीलों के हस्ताक्षर दिए हैं, तो लगातार इनकी एक कोशिश है। हालांकि जब तक अभी न्यायपालिका के अंदर संविधान के ऊपर निष्ठा रखने वाली ताकतें बहुत, और हमारे देश के कई अच्छे जाने माने लोग भी उसमें शामिल, तब तक हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि न्यायपालिका के ऊपर अब सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से आक्षेप लगाने के काम किए जा रहे हैं। बहरहाल एक और रिपोर्ट आई थी इस हफ्ते, जिसको नजरअंदाज लोगों ने, मीडिया ने खास तौर से नजरअंदाज किया। आईएलओ की रिपोर्ट, 67% लोग बेरोजगार है जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, लड़के हैं, युवा है, वो 67% तक बेरोजगारी पहुंच गई। ये 2000 में 35% थी, अब 67% है। तो ये जो भयावह आंकड़ा हो रहा है बेरोजगारी का, ये जो विस्फोट हो रहा है, इस विस्फोट से हम सबको डरने की जरूरत है। सत्तारूढ़ पार्टी को इसके खिलाफ
हमको नौजवानों को इकट्ठा करने का काम बहुत अच्छा हो सकता है। और ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से जो वामपंथी और समाजवादी ताकतें हैं उनको ये बहुत अच्छा मौका है कि उनको ऑर्गेनाइज करे और उनके साथ में लड़ाई लड़े। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को ये रिपोर्ट जाहिर की पिछले, ये भी जाहिर हुआ कि हमारे यहाँ पे ये भी चिंता की बात है कि अधिकांश युवा अर्ध कौशल कुशल या कौशल वाले नहीं है। तो ये जो कौशल विकास का जो नाटक कर रही है सरकार, इसके अंदर भी जो फर्जी संस्थाएं खड़ी करके कौशल विकास कर रही है, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है। या अगर सही ढंग से कौशल विकास करना है तो हमारे यहाँ जो IITs को मजबूत बनाना पड़ेगा, ITI को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये सारे काम सरकार कर नहीं रही है। और अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए ज्यादा इस बारे में बोलते हुए मैं कुछ मुद्दे जो सरकार उठा रही है उनके पर भी बात करना चाहूंगा। तमिलनाडु के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने कच्चातीव का मसला उठाया। ये कच्चातीव एक 150 किलोमीटर का छोटा सा द्वीप है जहां पर हमारे और श्रीलंका के बीच में बहुत वर्षों से बातचीत हो रही थी। इसका सेटलमेंट किया इंदिरा गांधी ने और वहां पर सिर्फ उनको श्रीलंका को दिया है कुछ शर्तों के साथ में। वहां भारतीय मछुआरे अपने जाल सुखा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, ये वहां पर सुविधा श्रीलंका सरकार की तरफ से है। वहां तमिल ही बसते हैं। और ये जो इनका जो सीए का जो मामला है उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये नया मुद्दा नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में छेड़ने की कोशिश की है। लेकिन हमको इसका भी उदाहरण है कि अभी मोदी सरकार ने 1500 एकड़ के जो गांव है बांग्लादेश को सौंपे थे। यह इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर कई चीजें ऐसी होती है कि जो हमको सीमांकन के समय समझ में आती है, उसके बाद में उसको वो सेटलमेंट होता है। तो 1500 एकड़ जमीन जिसकी टोटल है, ऐसे कुछ गांव बांग्लादेश सीमा पर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को सौंप दिए। अब ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कल जो मैंने देखी, उसका लाइव टेलीकास्ट भी देखा, कुछ चैनलों ने दिया था, कुछ ने नहीं दिया। तो ये इस सभा के अंदर ये तीसरी सभा, जैसा सुनीलम जी ने बताया कि तीसरी सभा थी। इस सभा के अंदर जो एकजुटता दिखाई दी, उससे तो ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि दिल्ली की 7 सीटों पर असर होगा। और ये जो कोशिश की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर कोई नहीं है, कोई सारे दल अलग अलग चल रहे हैं, इसका भी वहां पर बहुत शानदार खंडन हुआ। कुछ चीजें राजनीति में लोगों को समझती नहीं है और आम लोगों को उसकी समझ नहीं होती है। सामान्य कार्यकर्ता भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं कि कांग्रेस और ममता बनर्जी ये आमने सामने लड़ रहे हैं बंगाल के अंदर चुनाव, कई जगह पर मार्क्सवादी पार्टी भी लड़ रही है। तो ये जिसको कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक है सारा मामला। स्ट्रेटेजी अगर साहब सोचिए कि सारी की सारी इंडिया की ताकतें यानी CPM, कांग्रेस और ममता अगर एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ती तो सामने लड़ती बीजेपी, तो अकेले बीजेपी उनका मुकाबला करती, तो ये इसका एडवांटेज उसको मिलता है, ये एडवांटेज अब उसको मिलेगा नहीं। बंगाल के अंदर बहुत शानदार मुकाबला होगा और बंगाल में निश्चित रूप से इंडिया का जो सबसे वहां का जो प्रमुख घटक है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, इसको सर्वाधिक सीटें मिलेगी। एक जो 400 सीटों का जो शगुफा छोड़ा गया है शगु के पास सरकार में, ये 400 का तो बहुत पोल पहले ही खुल चुकी है, कई लोग खुल चुके हैं, कई सर्वेक्षण खोल चुके हैं इसकी पोल। और ये 400 सीटें लोग यानी यहाँ तक बात हो रही है, जो अच्छे विश्लेषक ये मानने को तैयार नहीं कि 300 से 250 से ज्यादा कोई इनका आंकड़ा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये राम लहर काम कर गई तो और ज्यादा सीटें बढ़ सकती है हमारी हिंदी पट्टी में, क्योंकि इसका भी एक असर है। एक अभी जो एक बहुत बड़ा 150 साल पुराना साप्ताहिक है, उसने एक विश्लेषण पेश किया है दक्षिण और उत्तर भारत के संदर्भ में। तो वो हमारे लिए चिंता की बात है थोड़ी सी। उस के अंदर जो चेतना, वर्गीय चेतना जो पैदा हुई थी, वो वर्गीय चेतना और जाति की राजनीति को लेकर जो चेतना पैदा हुई है उत्तर भारत में, पिछड़ी जातियों में जो जागरण हुआ है, उस जागरण को थोड़ा सा डाइवर्ट करने का काम भाजपा ने किया। लेकिन दक्षिण के अंदर ये जो पिछड़ों का गठबंधन है ये बहुत मजबूत है और वहां पर पांव रखने के लिए भाजपा को जगह नहीं है। ऐसा उत्तर भारत में भी कुछ जगह बहुत शानदार काम हुआ है। बिहार में समझौता हो गया, बिहार में सीटों का बंटवारा बढ़िया हुआ, यूपी में भी बढ़िया हुआ। तो ये बिहार और यूपी
ये जो हमारे पुराने गढ़ रहे हैं, खास तौर से समाजवादी रुझान के दलों के गढ़ रहे हैं, इन गढ़ों में भी अब हमको कुछ शानदार कामयाबी मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। कुल मिलाकर दृश्य जो है कल की रैली के बाद बहुत आशाजनक दृश्य है और बहुत अच्छा है। अब इस टेम्पो को बनाया, हम दुर्भाग्य से उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर कांग्रेस ही पक्ष रहा, और हम जो लोग थे, जो तीसरे मोर्चे के लोग कहलाते थे, समाजवादी कहलाते, इनकी ताकत अपेक्षाकृत कम रही है, कभी ज्यादा भी कभी अच्छी थी, लेकिन अब अपेक्षाकृत कम है। और निश्चित रूप से हम लोगों को इसका विश्लेषण करना है, हम ही लोगों को इसके अंदर समाधान करना है। लेकिन अभी ये ताकत भले ही कम हो, लेकिन हमारे यहाँ जन आंदोलन बहुत मजबूत है, और अगर जन आंदोलन सारे सक्रिय हो जाते हैं इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी ताकत आगे चलकर बन सकती है, और उसके कुछ संकेत इस चुनाव में भी हमको मिल सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो 3 लोग और बचे हैं और समय बहुत कम दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। हमारे साथ एडवोकेट शकील अहमद जी जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, जनता का आईना के संपादक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। आराधना भार्गव जी भी हमसे जुड़ गई हैं। पहले शकील अहमद जी बोले, चूंकि समय अपने पास में कम बचा है, तो मैं चाहूंगा कि जो बातें हो गई है उनको रिपीट न करते हुए नई बातों पर विचार रखें। शकील भाई। पहले तो बहुजन संवाद का धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे वक्ताओं ने कही हैं। कुछ चीज़ें मैं महाराष्ट्र से भी बात करूँगा, और कुछ आज मुंबई में प्रधानमंत्री जो थे, आरबीआई के 90 साल हो गए हैं, तो उसका एक बड़ा फंक्शन हुआ था। वहाँ पर वो पूरा जो आरबीआई के बारे में बता रहे थे, तो वो 90 साल का आरबीआई हो गया, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से पिछले 10 साल में आरबीआई ने कितने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके पिछले का पूरा इतिहास वो कहीं पर था ही नहीं। और उसमें उन्होंने एक पूरे अपने भाषण में करीब 20-25 मिनट भाषण दिया। वो पूरी तरह से आरबीआई की तारीफ कर रहे थे कि कितने 10 साल में काम किए, लेकिन नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं था। जिस नोटबंदी को आरबीआई ने कहा था कि आप मत लाइए, लेकिन उस नोटबंदी को लाया गया, उसकी वजह से नए नोट छपाने पड़े, बहुत सारा नुकसान हुआ और पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी खत्म हो गई, और देश की अर्थव्यवस्था पर उसका जो परिणाम पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री आज नोटबंदी की बात कहीं पर नहीं करना चाहते हैं, और वो एकदम डरे हुए हैं कि नोटबंदी की बात कहीं नहीं आए। तो ये नोटबंदी की बात बार बार उठाना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने एक बात कही उसी कार्यक्रम में कि पूरे देश में जो है आर्थिक माहौल बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत एक टूरिज्म का सेंटर बनने वाला है, और उसमें सबसे बड़ा जो सेंटर बनेगा वो धार्मिक टूरिज्म का बनेगा, और वो अयोध्या रहेगा। तो ये एक उन्होंने अयोध्या की बात वहाँ पर उस कार्यक्रम में डालने की कोशिश की। तो ये उनका जो पूरी राजनीति है। बाकी उस कार्यक्रम में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, जबकि वहाँ पर एकनाथ शिंदे थे, फडणवीस थे, अजीत पवार थे, सीतारमन थी। तो ये कार्यक्रम हुआ है, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से उसको रखा जा रहा है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, तो महाराष्ट्र में बहुत ही गड़बड़ चल रही है दोनों गठबंधनों में, और एक एक सीट के लिए फाइट चल रही है। और अभी जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनमें अभी तक एकता नहीं बन पाई है। कुछ सीटों पर तो कांग्रेस ने जो कांग्रेस की वहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी है कि हम कुछ सीट फ्रेंडली फाइट करेंगे, और ये प्रस्ताव उन्होंने दिल्ली में भेज दिया है। क्योंकि जैसे सातारा की सीट है, सातारा की सीट में पूरी तरह से वो कांग्रेस की सीट है, और वहाँ पर कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे कभी उन्होंने कोई मत हासिल नहीं किए, लेकिन शिवसेना की उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर इंडिया गठबंधन से बात किए बगैर वहाँ पर अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और उसके समर्थन में उद्धव ठाकरे ने सभा भी ले ली। तो उस पर बहुत लड़ाई शुरू है कि वहाँ पर उद्धव ठाकरे का कोई जमीन नहीं है, फिर भी वो कांग्रेस को वो सीट नहीं देना चाहते हैं। भिवंडी में भी वैसे ही चल रहा है, भिवंडी की सीट पर काफ़ी लड़ाई चल रही है इनमें। और तीसरी सीट जहाँ पर मैं रहता हूँ, मुंबई की दक्षिण मध्य मुंबई,
वहाँ पर उन्होंने शिवसेना ने अपना कैंडिडेट ऐसे ही खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर भी तो हमारे लिए भी किसको वोट दें ये बड़ा सवाल आ गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसका कोई जनता से संबंध नहीं है, खाली हमें अभी मजबूरी में किसको वोट देना है। तो ये वोटर्स के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि वो किसको वोट दें और कैसे वोट दें। तो अभी तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है, अभी दिल्ली फैसला करेगी उस पर। फिर वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपने करीब करीब अभी 11 कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए और वो लगातार डिक्लेयर करती जा रही है, और उसका सीधा असर जो है, नेगेटिव असर, वो इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। तो वो अब उस पर क्या होगा वो हमें पता नहीं आगे कैसे होगा। लेकिन दूसरी तरफ भी जो एनडीए का है वहाँ पर भी बहुत आपस में लड़ाई चल रही है, और जैसे नवनीत राणा को बीजेपी में लेकर अमरावती में टिकट दे दिया गया, उसका पूरा विरोध हो रहा है और बीजेपी में उसका बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। तो हर सीट पे जो है वहाँ पर भी विरोध चल रहा है, लेकिन जो हवा बह रही है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में ही बह रही है, और अगर उन्होंने समझदारी से काम लिया तो काफ़ी सीटें आ सकती है, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन हमारे बहुत समय कम रह गया है। आराधना जी भी हैं और आनंद तिवारी भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ, और भी बातें आगे। धन्यवाद शकील भाई। निश्चित आपके पास खजाना है खबरों का, लेकिन समय कम रहा है। हम माफी चाहते हैं। हम आराधना भार्गव जी से चाहेंगे कि छिंदवाड़ा को लेकर बड़ी खबर है कि महापौर ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कमलनाथ के समर्थक धीरे धीरे, पहले 2 विधायक चले गए छिंदवाड़ा के और अब ये चले गए हैं। भगदड़ मची हुई है और मध्य प्रदेश में किस तरह से स्थितियां बन रही है। साथ ही आज अभी डॉक्टर सुनीलम जी ने बताया कि छिंदवाड़ा से नया आगाज कुछ आज किया है आराधना भार्गव जी के नेतृत्व में। तो आप अपनी खबरें बताएं। दर्शकों एवं पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। छिंदवाड़ा में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, और आज छिंदवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें लगभग 500 नेता किसान उपस्थित थे, और उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाओ का संकल्प लिया, नरेंद्र मोदी को हराओ का संकल्प लिया। और अभी हमारी बैठक चल ही रही है। लोकतांत्रिक नागरिक मंच जो हमने बनाया है, उसमें छिंदवाड़ा शहर के ऐसे नागरिक जो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, किस तरह से महिला विरोधी नीति है, और ये जो चुनावी चंदा है, ये इसका लोगों के जीवन पर क्या क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर यहाँ पर अभी मीटिंग चल ही रही है, और कमेटियां बनी है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कमेटियां बनी है जो पूरे जिले भर का दौरा करेंगी, और 15 दिन तक लोगों ने ये संकल्प लिया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों से चर्चा करेंगे। और जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लोग टूट कर जा रहे हैं, ये वो लोग नहीं है। ये तो कांग्रेस का कचरा था जो भारतीय जनता पार्टी जिस कचरे को वहां लेने का काम कर रही है, तो उसने तो बहुत अच्छा सफाया है। दूसरी बात, जनता के बीच में इस बात की सिंपैथी है कि ये लोगों ने, ये जितने लोग गए हैं, ये कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं है, ये व्यापारिक विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो जब उनका भ्रष्टाचार उजागर होने लगा, तो उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जो विधायक गए हैं, उनकी पत्नी पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि 3 साल पहले यहाँ पर गौरव तिवारी थे, तो उनको गिरफ्तार करने की स्थिति थी, तो वो लोग गए हैं। तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं गए हैं, और कांग्रेसी विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं। और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से मध्य प्रदेश में काम करेगा और लोगों तक पूरी तरीके से बात को पहुंचाने का काम करेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। हमारे साथ आनंद प्रकाश जी तिवारी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी रोजाना बहुजन संवाद पर चर्चा करते हैं।
बनारस से हैं, काशी से, उस काशी से जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव फेस कर रहे हैं। मेरठ से प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार का आगाज किया है। वहीं साथ में जिसको बड़ा माफिया के रूप में मुख्तार अंसारी को पेश किया जा रहा था, वहां गाजीपुर के अंदर जितना बड़ी शव यात्रा निकली है, अंतिम यात्रा निकली है मुख्तार अंसारी की, वह योगी सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रचार पर जूता मारने के लिए है। और जिस तरह से उसको रोकने की कानूनन कोशिश की, उस पर प्रकाश डाले आनंद प्रकाश जी तिवारी। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बनारस केंद्रित ही बात करना चाहूंगा और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कर दी, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। बनारस से हमारे पत्नी मोदी जी, और मोदी जी को लेकर के जिस तरीके का कमेंट अरविंद जी ने किया है, केजरीवाल ने किया है कि एक आदमी के केवल कहने पर कि इन्होंने हेराफेरी की, आपने हमें गिरफ्तार कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है कि ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से घूसखोरी है, घूस लिया गया है, और वो घूस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लिया है और हमारा प्रधानमंत्री लिया है। पीएम केयर फंड का पैसा सीधे सीधे घुसखोरी है, डकैती है, जो कि नरेंद्र मोदी दिया है, लेकिन उसके ऊपर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता, सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है। और हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबकी आंखें टिकी हुई है, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सारी घोषणा भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक यहाँ पर अपनी 14 सीटों की, 13 सीटों पर तो कैंडिडेट घोषित कर दिया है, 4 सीटें जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं अभी उस पर उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। उसमें अमेठी है, रायबरेली है, अपना इलाहाबाद है। तो ऐसी हालत में हम तो ये कहेंगे कि बनारस में भी जो सीट घोषित की गई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को या कांग्रेस को यहाँ मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी नया समीकरण पैदा हुआ है और जिसका आप सुन रहे हैं कि दुनिया के देश की परिधि से बाहर जाकर के मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, और सारे के सारे साक्ष्य सामने आ गए हैं कि अतीक अहमद के बाद ही ये कहा गया था कि मुख्तार अंसारी की भी चुनाव से पहले हत्या की जाएगी, और अब इसके बाद बार बार कहा जा रहा है कि आजम खान की भी हत्या की जाएगी। लेकिन उसमें उस मुख्तार अंसारी को जो पहली सजा हुई थी, आजीवन कारावास की जो सजा हुई थी, वो जो इस समय बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं अजय राय जी, उन्हीं के गवाही पर हुआ था। तो ऐसी हालत में जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है, यहाँ पर एक बड़ा निर्णायक वोट होता है जो कि ये मुख्तार अंसारी के ये प्रभाव क्षेत्र में है, और मुख्तार अंसारी यहाँ पर उस समय भी वो यहाँ पर प्रत्याशी रह चुके हैं अपना मोदी के खिलाफ, जब वो सेकंड फाइट किए थे ये यहाँ इसके खिलाफ। तो बनारस जैसी सीट पर निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना चाहिए, संवेदनशील तरीके से होकर के सोचना चाहिए कि यहाँ इस महत्वपूर्ण सीट को इस तरीके से उपेक्षात्मक दृष्टि से न देखे, यहाँ एक मजबूत दावेदारी, और हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी खुद लड़ना चाहिए, या बनारस में ही ऐसे तमाम कैंडिडेट हैं जिससे इनको बात करके, जैसे ये संकट मोचन के महंत जी हैं, वो बार बार इशारा करते हैं। तो ये, लेकिन कांग्रेस आज की तारीख में अभी तक गंभीर नहीं है इन चुनावों को लेकर के, और इंडिया गठबंधन के बीच जिस तरीके से झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अभी भी जैसे एक महत्वपूर्ण घटना हुई है कि इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी अपने आप को कह रही थी, पल्लवी पटेल, अपना दल कैमराबाजी का, उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया है ओवैसी से। तो लेकिन इन सारी चीजों को धता बताते हुए उत्तर प्रदेश की जनता देश की जनता के साथ इंडिया से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, बशर्ते ये हमारे राजनीतिक दल इसको गंभीरता से ले, और बनारस को फोकस किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ मोदी कतई मजबूत नहीं है और उसको हराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी।